नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटीज में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक या किसान या फिर ट्रेडर हैं, कमोडिटी मार्केट्स में सीएनबीसी आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7045220000। आप हमें इस नंबर पे सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अगले शुगर सीजन में गन्ना किसानों को मिलेगा ज्यादा पैसा। कैबिनेट ने गन्ने की एफआरपी में 15 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। घरेलू बाजार में फिर भागा कॉटन। एमसीएक्स पर एक महीने में 15% का जोरदार उछाल, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में तेजी नहीं। आइस कॉटन साल के हाई से 40% नीचे कर रहा है ट्रेड। कच्चे तेल में नरमी। ब्रेंट का भाव $100 के नीचे बरकरार। मंदी की आशंका और यूएस चीन विवाद से कीमतों पर दबाव। बाजार की नजर ओपेक की आज होने वाली बैठक पर। डॉलर में मजबूती और यूएस चीन में टेंशन की खबरों से गोल्ड सिल्वर पर दबाव। कॉमेक्स पर सोना करीब 0.5% तो चांदी 1.5% नीचे। एमसीएक्स पर दायरे में कारोबार। कई दिनों की गिरावट के बाद मेटल्स में आज निचले स्तरों से खरीदारी। कॉपर और एल्यूमिनियम आधे % ऊपर। यूएस चीन की टेंशन की खबरों से ऊपरी स्तरों पर दबाव। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के तपन पटेल। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। तपन, कैसे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार और ओपेक की मीटिंग से पहले क्या करें कारोबारी? जी, गुड इवनिंग मनीषा जी। आज मार्केट देखे, बुलियन मार्केट में काफी रेंज बाउंड ट्रेडिंग है। गोल्ड खास करके रुपये डेप्रिशिएट कारण जो है कोई वो रेंज है वो बनाए हुए है। 51,200 से ऊपर में 51,700 की रेंज है, लेकिन ट्रेड यहाँ पे फॉर्म ट्रेडिंग रह सके। सिल्वर में ट्रेड कर सकते हैं। सिल्वर में सेलोन राइज का व्यू रख सकते हैं। ऊपर में 57,500 के लेवल से सेल कर सकते हैं। टारगेट 57,200, स्टॉप लॉस जो है 57,800 का रख के सिल्वर में सेल कर सकते हैं। क्रूड ऑयल में भी मुझे लग रहा है कि इवनिंग के सेशन में करेक्शन रह सकता है। 7,470 के लेवल से क्रूड ऑयल में सेल कर सकते हैं। 7,350, 7,280 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 7,550 करके क्रूड ऑयल में सेल कर सकते हैं। ओपेक का डिसीजन यहाँ पे रहेगा, लेकिन ऑलरेडी मार्केट को एक्सपेक्टेशन है कि कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करने वाले आउटपुट कोटा में, जिस कारण प्राइस जो है वो दबाव में रहेंगे। पॉइंट टेकन। बीरेन जी, आप कैसे देखते हैं बाजार को और आपकी टॉपिक्स क्या रहेंगी? यहाँ हेजिंग के हिसाब से फिजिकल जीरा बाई करके फ्यूचर्स बेचा जाए तो यहाँ 2% का मंथली रिटर्न है ग्रॉस बेसिस पे, तो वो मैं प्रेफर करूँगा। और दूसरा, मुझे कोरिएंडर में शॉर्ट सेल अगस्त महीने का कोरिएंडर 11,900 के आसपास, 12,380 का स्टॉप लॉस और ऑब्जेक्टिव हम डाउन साइड का रख सकते हैं 11,300 साढ़े 300 के आसपास। ऑलराइट, तो मसालों में यहाँ पर ट्रेड्स आते हुए, लेकिन बात हम यहाँ पर अब चीनी की करेंगे, जहाँ पर बड़ी खबर आज आई है। सरकार ने अगले शुगर सीजन में गन्ने की एफआरपी में 15 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। हालांकि इसका अभी डिटेल आना बाकी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आइस्ता के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी और नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के एमडी प्रकाश नाइक नावरे जुड़े हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। एफआरपी का सरकार की तरफ से एक्सपेक्टेशन था, बाजार को इसका इंतजार था, और सीएसीपी की जो रिकमेंडेशन थी 15 रुपए की, वही सरकार ने यहां पर दिया भी है। लेकिन प्रकाश जी, एक जो चेंज यहां पर है वो रिकवरीज को लेकर है। जो पिछले साल 290 था वो 10% पे था, और जो ये 305 है ये 10.25 पे दिया गया है। सरकार की तरफ से ये भी हिंट्स हैं कि इस बार रिकवरी बेहतर होने की उम्मीद है। 11% की रिकवरी लेकर वो काम कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस मैथ्स को? ये सही है सरकार का कहना, क्योंकि ओवर द ईयर रिकवरी, ऑल इंडिया की एवरेज रिकवरी कब की 11 की लेवल तक आने में है अभी। तो 10.25 इज द राइट डिसीजन, बिकॉज एक टाइम था जब यूपी की रिकवरी 9% तक लुढ़क गई थी, लेकिन वो 238 वैरायटी की वजह से यूपी की रिकवरी 12% तक गई है अभी। अब उसकी वजह से ऑल इंडिया की रिकवरी में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, और ये ख्याल में रखते हुए 10.25 करना सही था, और ये डिसीजन सही किया है उन्होंने। प्रकाश जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज ऑफ नाउ यहाँ पर गन्ने से चीनी का क्या है, और अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रादर गन्ने का क्या है, और अगर हम ये एफआरपी देखें तो किसानों को किस तरह का फायदा है? नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
थे क्या है। CACP डज अ वेरी डिटेल एक्सरसाइज, इसमें सारे स्टेक होल्डर से एक तो बात करते हैं और डिटेल में कॉस्टिंग करते हैं, और उन्होंने ये पूरा निकाला है कि इसमें फार्मर को अच्छा मुनाफा रहना चाहिए, एटलीस्ट 50% ऑफ हिज एक्सपेंसेस, एंड वो फैक्टर इन करके ये 305 का रेट बढ़ो दिया। 150 रुपीज पर क्विंटल इज अ गुड प्राइस which the farmers are going to get. But Okay. तो क्लियरली जो सरकार की तरफ से यहाँ पर डिसीजन लिया गया है और रिकवरीज को जो मद्देनजर रखा गया है, दोनों ही चीजें यहाँ पर पॉजिटिव के तौर पर उभरी हैं। प्रफुल्ल जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सरकार से और जो ऑफिशियल से हमने भी आज यहाँ पर बात की है, उन्होंने यही कहा है कि FRP की जो बढ़त है वो ऑन द मिनिमल साइड है, और जहां तक जो चीनी मिलें हैं, शुगर सेक्टर का जो शुगर MSP बढ़ाने का जो तर्क रहा है या जो रिक्वेस्ट रही है, उसकी तरफ सरकार ने कहा है कि एज ऑफ नाउ उसको अभी उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है, स्पेशली फेस्टिवल सीजन से पहले। आप कैसे देखते हैं? ये ऐसा है कि कहीं ना कहीं कोई चीज को मैचअप तो करना पड़ेगा। जिस तरह से 2 साल से इन्होंने ये प्राइस FRP बढ़ाई है और MSP का भी सोच रहे हैं, वो अपनी जगह है कि अभी दिख नहीं रहा है कि MSP कोई बढ़ के आवे, ऐसा लग भी नहीं रहा है, डिमांड पेंडिंग है। आहिस्ता ने इस चीज का एक रास्ता निकालने के लिए 2 साल से हम डिमांड कर रहे हैं। अब ये हम समझते हैं कि 280 लाख टन सुक्रोज जो है शुगर के लिए यूज किया जाएगा अगले सीजन में, और 50 लाख टन जो है वो इथेनॉल के लिए किया जाए, तो 330 लाख टन का जो केन है उसका आप ये हम पकड़ के चल सकते हैं कि यूज होगा अपना इंडियन डोमेस्टिक के लिए, चाहे वो इथेनॉल के लिए हो चाहे शुगर के लिए हो। तो जितनी चीनी एक्सपोर्ट होनी है तो वो इंटरनेशनल मार्केट में जो गन्ने का रेट दिया जाता है उसके बेस पे ट्विन FRP की सोच और उसकी कुछ कमिटीज बना के उस बारे में अगर करना चाहिए, क्योंकि अब WTO के हिसाब से हम सब्सिडी तो दे नहीं पाएंगे एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, ये साल इंटरनेशनल मार्केट ऊपर रहा है, पर जिस तरह से नेक्स्ट साल में हमें एक डाउट है कि ब्राजील में शुगर का प्रोडक्शन ज्यादा होगा और इंटरनेशनल मार्केट नीचे रहेगी, तो उस समय अगर एक्सपोर्ट जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं हो पाएगी, तो इस तरह की FRP देके इंडस्ट्री भी कहाँ तक सस्टेन करेगी। तो ये चिंता एक रहती है। तो जो भी परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट होती है, समझो 90-10 हो या 85-15 हो, जो डोमेस्टिक के लिए 85% है या 90% है, उसकी FRP एक हो, जितनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट होती है उसकी FRP ये हो, और उसके बाद भले एवरेज FRP दी जाए। पर अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट में स्टैंड करना है और प्राइस डिक्टेट अगर इंडिया नहीं कर पाती है, तो इस तरह की FRP आगे जाके इंडस्ट्री के लिए बहुत डेंजर है। प्रफुल्ल जी, जिस तरह से ऑफिशियल से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि हमने एक बेस बना दिया है यहाँ पर मिनिमम शुगर प्राइस का लेके, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आप मिलों के भाव देखें तो वो MSP के ऊपर ही हैं। ऊपर का हमने इतना कैप नहीं किया है, नीचे एक सपोर्ट जरूर डाल दिया है जो इंडस्ट्री के फेवर में है। हाँ, पर ये फेवर का चीज ऐसा होता है कि सेंटिमेंटल चीजें बहुत रहती है मार्केट को। डिमांड सप्लाई अभी जो मार्केट के ऊपर के प्राइस मिल रहे हैं, एक साल पहले ही बताता हूँ, जैसे कि जुलाई 2021 में हम महाराष्ट्र की मिलें जो है वो कभी भी 3100 में भी चीनी नहीं बेच पा रहे थे, MSP में भी नहीं बिक रही थी। आप मई, जून, जुलाई 3 महीने 2021 के देख लीजिए, इट वॉज सोल्ड बिलो MSP। तो ये कोटे भी पूरे नहीं बेच पा रही थी इंडस्ट्री। इस चीज को ये ठीक है कि ये साल, एक साल तो मैंने आपको लास्ट मीटिंग में भी इंटरव्यू में बोला था कि बहुत अच्छा रहा है, पर थोड़ी सी चिंता अभी इसके आगे प्राइसेस की भी रहती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट ड्रॉप ही रहती है और इस तरह से कि प्राइस जो है वो मेंटेन करना मुश्किल होगा, ऐसा लग रहा है। प्रकाश जी, आपका भी यही व्यू है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अगर चीनी के भाव देखें तो 12 महीने के लोज पर हैं, भारतीय बाजारों में FRP में फिर से बढ़त आते हुए देखी है। एक रिएक्शन हमने आज यहाँ पर एक्चुअली चीनी की स्टॉक से तरफ से आते हुए देखा भी, जहां पर गिरावट थी। क्लियरली बाजार यही सब कैलकुलेशंस कर रहा है। नहीं, बिल्कुल सही है बात प्रफुल्ल जी जो कह रहे हैं कि, लेकिन उसके लिए आगे जाके मैं थोड़ा अपडेट आपको देना चाहता हूँ जी।
इस मामले में कल शाम को एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा हुआ, इंडोर इन हाउस डिस्कशन था, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट टुडे वी हैव शॉट अ लेटर टू गवर्नमेंट डायरेक्टली टू Honorable Amit Shah ji under copy to the PMO, Food Ministry and others. This letter has gone on the common letterhead of National Federation and ISMA. Okay. What we have said there कि FRP के साथ जब MSP कब आई, MSP जब लाया ये MSP का फॉर्मूला, तो वो नोटिफिकेशन में मेंशन है MSP का बढ़ाने का प्रावधान रखा है, और बढ़ाने के लिए उन्होंने ये रखा है कि ये MSP तभी बढ़ेगी जब FRP बढ़ेगी। इतना क्लियर नोटिफिकेशन में मेंशन होने के बावजूद आज 3 साल हो गए, 2 बार FRP बढ़ी, आज का पकड़ के 3 बार FRP बढ़ी है, लेकिन MSP अपनी जगह पे है 31 पे। इसका डायरेक्ट असर क्या हो रहा है, जो वैल्यूएशन होते, जैसे हम जब प्लेज के अगेंस्ट हम बैंक से जब लोन लेते हैं, तो वो बैंक आज भी 31 रुपीज पकड़ के ही उसकी वैल्यूएशन करती है। ओके। और हाँ, तो उसमें काफी फर्क पड़ रहा है। आज 31 से वैल्यूएशन करके उतना, अगर 33 से किया समझो, ये न्यू MSP अगर 33 बनती, थोड़ी देर के लिए समझ के चलते हैं, तो हमारी वैल्यूएशन बढ़ेगी और उतना ज्यादा पैसा शुगर मिलों को मिलेगा, ताकि टाइम पे क्रशिंग सीजन शुरू हो सकेगा। उसके अलावा ये लेटर में हमने 2-3 चीजों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया है कि प्रोसेसिंग कॉस्ट हैज गॉन अप। ये 3 साल में देखिए हर चीज में बढ़ोतरी हुई है। आप पीपी बैग का नाम लो, कंज्यूमेबल से, केमिकल से, मैन पावर है, कॉस्ट पावर है, स्टीम पावर, ये सारी की चीजों की कॉस्ट बढ़ गई है जी। और इंक्रीज फाइनेंस कॉस्ट, इसीलिए RBI इज ऑन द वर्ज ऑफ इंक्रीजिंग द रेपो रेट। अब ये फाइनेंस कॉस्ट आने वाले पीरियड में बहुत बढ़ने वाली है, तो ये दोनों चीजों का ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट पे असर आने वाला है। ओके। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अगर ये टाइम पे डिसीजन नहीं लिया MSP बढ़ाने का उनका, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना प्रफुल्ल भाई से बात कर रही थी कि सामने से ऐसा आर्गुमेंट होता है कि भाई तुम्हारे 35-36 से चीनी जा रही है, तो आप क्यों मांग रहे हैं। ये आर्गुमेंट को मेरा काउंटर आर्गुमेंट ये है कि आज की तारीख में ये सही है, भविष्य में किसने जाना है। 2 झटके मिल जाएंगे, ये चीनी के दाम 30 के नीचे जा सकते हैं। इंटरनेशनल प्राइस देखो, एक्सपोर्ट, तो मेरे ख्याल से आर्गुमेंट ठीक नहीं है। जो वन शुड थिंक लॉन्ग टर्म, वन शुड नॉट थिंक ओनली कि आज कल और परसों की बात नहीं, ये करके ये डिसीजन ऐसे नहीं लेना चाहिए। तो हम इस पे जोर दे रहे हैं कि FRP बढ़ाइए, FRP बढ़ाने के लिए हम तो उसके खिलाफ नहीं है जी, लेकिन साथ साथ MSP बढ़ाने का प्रावधान जो इसमें दिया है नोटिफिकेशन में, उसका तो कम से कम आप इस्तेमाल कीजिए। दैट्स द आर्गुमेंट। पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी, प्रकाश जी, आप दोनों का साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली FRP को लेकर चिंताएं नहीं है, जैसे हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने कहा, लेकिन MSP को लेकर एक गुजारिश सरकार से अभी भी स्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है कि सरकार उसके ऊपर यहां पर जरूर ध्यान दे। आगे बढ़ेंगे और बात अब यहां पर कॉटन की करेंगे, जहां पर भावों ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। अगर हम फ्यूचर्स देखें MCX पर, तो एक महीने में 15% का बढ़त यहां पर है। जहां की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो जनवरी से अब तक यहां पर 40% या हाईज जो थे वहां से 40% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। क्लियरली एक बड़ा अंतर यहां पर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में है। कैसे समझें इसे? कॉटन एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट राकेश राठी हमारे साथ जुड़े हैं इसी पर बात करने के लिए। राकेश जी नमस्कार। और भारतीय बाजार इस कॉटन के बढ़ते भावों को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये तो एक चीज समझ में आती है कि कॉटन इंपोर्ट्स यहां पर काफी ज्यादा हुआ है, ड्यूटी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार सस्ते हैं, तो भारतीय बाजारों के लिए इसके क्या मायने हैं? मैडम, बेसिकली कॉटन की शॉर्टेज है इतने दिनों तक, क्योंकि प्राइस में कैश, स्पिनर को कैश लॉस था, वो अपनी परचेजेस डेफर कर रहा था, परंतु अब जब उसको खरीदनी पड़ी है, सामने क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, तो मिल चलाने के लिए उसको खरीदनी पड़ रही है। तो जो भाव मेनली इसी चक्कर में, बायर क्वांटिटी कम है, बायर ज्यादा है, इस वजह से जो है ये दाम जो है वो बढ़ गए हैं। कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट कि इंटरनेशनल प्राइसेस घटे हैं, बट हिंदुस्तान के बाजार प्योरली शॉर्टेज होने की वजह से, फिजिकल शॉर्टेज होने की वजह से बढ़े हैं, उसका और कोई भी बेसिक कारण नहीं है। आपको और लगता दूसरा है क्या, इन दिनों में जैसे बरसातें वगैरह हो रही हैं और कुछ शंकाएं बन रही हैं कि जो अराइवल इस वक्त एक्सपेक्टेड थी उससे वो महीना 15 दिन और डिले हो सकती है, उसने जो है वो हाजिर बाजार के अंदर कमी को बड़ी कमी बना के प्राइसेस को तेज कर दिया। आप कहेंगे ये सारी चीजें फैक्टर इन हो चुकी हैं या फिर यहां से और बढ़त की एक्सपेक्टेशन अभी है? क्योंकि जैसे कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के मुकाबले अब भारत बहुत महंगा है। मैडम देखिए, ऐसा है कि अब तो
वेजिटेबल मार्केट इकोनॉमिक्स हो गई है कॉटन बाजार। जिस दिन सब्जी कम है उस दिन भाव बढ़ जाते हैं, बट अगर हम आज यार्न का एक्सपोर्ट देखें और स्पिनर्स का मार्जिन देखें तो उसके हिसाब से ये जो राइज है दिस इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। हम घबराहट के अंदर स्पिनर ले रहा है जिसको मिल चलानी है कैसे न कैसे करके, किसी कारण से। वही कारण है, कहीं फंडामेंटल कहीं भी सपोर्ट नहीं है, ना तो यार्न बाजार सपोर्ट कर रहे हैं, ना कोई मार्जिन है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। केवल शॉर्टेज का डर और फिजिकल शॉर्टेज और बरसातों की वजह से आने वाले समय में क्रॉप का लेट होने, यही जो मेन कारण है वो क्रॉप के प्राइसेस को बढ़ा रहा है। और कई बार क्या होता है जी, शॉर्ट पीरियड के लिए आपको इस प्रकार के दुख जो है, इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन एक्सेप्ट इस पीरियड को, 2-2.5 महीने के पीरियड को है, इसको कैसे न कैसे बियर करके हम आगे चलाएं। जी हाँ राकेश जी, ये लाइफ लॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में तो मार्केट ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। बीरेन जी, आप कैसे देखते हैं कॉटन के फंडामेंटल्स? और जैसे राकेश जी कह रहे हैं कि यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट पीरियड है इंडस्ट्री के लिए, लेकिन प्राइसेस के ऊपर क्या व्यू है आपका? प्राइसेस पे तो डिसलोकेशन है, मार्केट चाइना काफ़ी कमज़ोर है, यूएस भी कमज़ोर है। यहाँ सिर्फ डीमेट को अगर मैं कंसीडर करूँ और वो भी सिर्फ अगस्त को, तो बुल मार्केट है। आने वाले मंथ काफ़ी नीचा है, बैकवर्डेशन शायद अगस्त टू नवंबर का बैकवर्डेशन तो शायद 12,000 हो गया, जो मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा है, ना किसी ने सोचा होगा। तो बेसिकली ये दिस इज मिस प्राइसिंग, और जैसे ही ये अगस्त एक्सपायरी खत्म होगी तो मार्केट धीरे धीरे अपने आप रियलिस्टिक लेवल पे आ जाएंगे। ऑलराइट, तो बाजार का रियलिस्टिक लेवल्स पे आने का वेट है अभी, और पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि हमने इतना बड़ा गैप सामने वाले 2 महीनों में आता हुआ देखा। लेकिन जैसे कहा गया कि अगले आने वाले 1-2 महीने थोड़े दिक्कत के रह सकते हैं, और फिर शायद यहाँ पर बाजार स्टेबलाइज होते हुए नजर आए। दर्शकों को जोड़ने का समय भी है, और सबसे पहले हमारे साथ मुंबई से मोहम्मद फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार मोहम्मद, क्या है आपका सवाल? मैडम, मैंने 7,400 का पुट खरीदा है क्रूड ऑयल, WTI क्रूड ऑयल का। ओके, तो 375 की प्राइस पे लिया है। मेरे को जानना है कि शुड आई होल्ड इट और क्या करूं? ओके, तपन क्या राय है? पुट है इनका 7400 का इन्होंने जो लिया है, क्या राय देंगे आप? जी फिलहाल आउट ऑफ द मनी है, लेकिन जो जिस तरह का ट्रेंड है वो बेरिश है, तो मुझे लग रहा है 7,250 तक प्राइसेस जा सकते हैं। तो इस सिलसिले से आप पोजीशन फिलहाल होल्ड रखें। अगर 7,800 का कॉल भी बेचना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ट्रेंड जो है वो बेरिश है, तो पोजीशन अपनी होल्ड रखते हैं, प्रॉफिट मिल सकता है। ऑलराइट, तो आगे प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है। बेरिश क्यूज हैं आज भी, अगर आप देखें तो 1% की गिरावट के साथ कारोबार 7464 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। आगे बढ़ेंगे और एक मैसेज ले लेते हैं यहाँ पर, जो बरेली से प्रिंस गुप्ता ने लिखा है। ये मेंथा तेल में कारोबार करते हैं और ये हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार प्रिंस, क्या है आपका सवाल? जी, मेरा सवाल है, मेंथा में मैंने जो है 2 लॉटें लिए हैं अगस्त की। ओके, और किन 1020 की खरीदी हुई है, क्या करना होगा? 1020 की मेंथा यहाँ पर 2 लॉट्स लिए हुए हैं। बीरेन जी, क्या राय है, क्या लगता है आपको मेंथा के भाव किस ओर जाएंगे? 2 दिन से मार्केट यहाँ थोड़ा नेगेटिव है। यहाँ 991 ब्रेक करता है तो छोड़ देना चाहिए, और अदरवाइज पुल बैक रैली अगर आती है 1015 के आसपास की तो भी छोड़ देना चाहिए। टेम्पररी इसमें इंटरिम टॉप 1020-25 का बन चुका है। ऑलराइट, एक इंटरिम टॉप यहाँ पर बन चुका है, तो प्राइसेस उस लेवल पे मिले तो आपको यहाँ पर भावों में से निकल जाना चाहिए। एक मैसेज हमारे पास आया है जोधपुर से ललित जी, जो लिखते हैं कि हल्दी के 4 लॉट इन्होंने खरीदे हैं। बीरेन जी, 7,850 के लेवल्स पे इन्होंने हल्दी ली हुई है, और गुआरगम लिया है 10 टन इनके पास 9,300 के लेवल्स पे। हल्दी पे अगर आप पहले बता सकें। हल्दी पे करंटली मार्केट ऑलमोस्ट बॉटम के नज़दीक है, बट फिर भी ये बेसिकली इंटरनल बेयर मार्केट है, तो मैं कहीं इसको 8,000 के आसपास निकल जाना प्रेफर करूंगा, और गोइंग फॉरवर्ड शॉर्ट साइड इसमें बेटर रहेगा। और गम का भी इंटरनल स्ट्रक्चर बेरिश हो गया, हालांकि ये मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सप्रेस हो गया है, तो यहाँ भी करीबन 9,200-300 के आसपास निकल जाना चाहिए।
ऑलराइट, तो वो जो रिबाउंड्स देखने को मिले वहां पर ललित जी आपको अपनी पोजीशन से निकल जाना है। एक और व्हाट्सएप अभी आया है, ये भी देख लेते हैं। अहमदाबाद से जय पटेल ने कॉपर में, ओके, जय पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जय नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैम, मेरा सवाल बीरेन जी से ये है कि कॉपर में मैंने 639 पे 2 लॉट शॉर्ट किए, तो उस पे लॉन्ग टर्म व्यू पे क्या करना चाहिए मैम? ऑलराइट, 639 पे 2 लॉट बेचे हैं। बीरेन जी क्या राय है? चाइना में रिसेशन है, ये देखते हुए इसमें हल्की सी स्लोली मंदी आनी चाहिए। आप ये होल्ड कर सकते हैं। आगे 652 पे आप एक्स्ट्रा शॉर्ट कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस सभी पोजीशन का 657 होना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड आप के लिए टारगेट 620 625 रख सकते हैं। ओके, तो वो राय यहाँ पर कॉपर के लिए है। लेकिन तपन, अगर ओवरऑल मेटल सेक्टर को देखें तो आपका क्या व्यू है? क्योंकि जो रिबाउंड हमने यहाँ पर डॉलर में आता हुआ देखा है उसका भी असर है। ओवरऑल सेक्टर में फ्रेश पोजीशंस के लिए क्या राय देंगे? जी, मुझे लग रहा है थोड़ा अंडर प्रेशर ट्रेड रह सकता है बेस मेटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि रिसेंटली डेटा हमने देखा यूएस का, चाइना का ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो काफी वीक है, जिस कारण प्रेशर बन सकता है। जो भी उछाल यहाँ पे आता है उसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह कंसीडर करना चाहिए। मुझे लग रहा है कॉपर और एल्यूमिनियम और थोड़ा नीचे जा सकते हैं, जैसे बीरेन जी ने बताया 625 620 के लेवल जो है कॉपर में पॉसिबल है। एल्यूमिनियम भी मुझे लग रहा है कि 212 के लेवल से अगर मिलता है तो सेल करना चाहिए। नीचे में 205 से 202 के लेवल एल्यूमिनियम भी मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो मेटल सेक्टर पे आपके लिए राय है। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। बीरेन जी, तपन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। हमें भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।